अच्छा, तो हम लोग क्या देख रहे थे? स्टैटिक वेरिएबल, है ना? और अब आप लोगों को स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में थोड़ा सा अंतर समझ में आ गया था। क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या? सिंपल सी बात है, क्लास से ही क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक चीज़ें चली जाएंगी, क्लास के साथ स्टैटिक। जितने जैसे वही है ना, बस एक ही। देखिए आप लोग अभी भी सवालों के गलत जवाब दे देते हो, जबकि एक ही बात दिमाग में रखनी है। जब जितनी बार न्यू करके स्टेटमेंट चलेगा, न्यू और क्लास का नाम चलेगा, उतनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा। दिमाग में ये बात रखनी है। और ये आधार नंबर वेरिएबल और ए वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है, देखो आधार नंबर एसटी आधार क्लास के अंदर आधार नंबर नाम का एक ही वेरिएबल है ना। एसटी आधार के अंदर इस पे आकर बैठ जाए, इस पे बैठ जाए जगह खाली। देखना वो तार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो आधार नंबर है, वेरिएबल तो एक ही बनाया है ना, वेरिएबल तो एक ही बनाया है ना। लेकिन भाई देखो, क्लास भी एक ही है एसटी आधार नाम की, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट कितने बन सकते हैं? कई। और हर ऑब्जेक्ट के साथ आधार नंबर वेरिएबल रहेगा। ऑब्जेक्ट, ये आधार नंबर जो वेरिएबल है, ये किसके साथ जुड़ा है? एसटी आधार। एसटी आधार नहीं, एसटी आधार क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। हर ऑब्जेक्ट के साथ एक एक अलग अलग आधार नंबर। एक नहीं है, अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 10 आधार नंबर होंगे। हर ऑब्जेक्ट के साथ एक आधार नंबर। एक की वैल्यू चेंज करोगे, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बताया ना। और तो ये आपको क्लियर हो ही गया था। और एक बात और एक दिमाग में रखनी थी कि ऑब्जेक्ट बनता है, हाँ ये तो हमने लिखा भी है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या किया जा रहा है? वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जा रहा है। कोई चीज स्टोर्ड रहेगी तभी तो आगे यूज कर पाओगे। अगर कोई चीज स्टोर ही नहीं है तो वो यूज कर पाओगे आगे? नहीं। जैसे ये भी दिखाया था, जैसे मान लो अगर हम ये लिख दें, न्यू एसटी आधार डॉट, मान लो आधार नंबर वेरिएबल यूज कर ले या ए वेरिएबल यूज कर ले, कुछ भी कर ले। देखो सेम दोनों में है। लाइन नंबर 22 में भी एसटी आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है और लाइन नंबर 23 में भी कोई अंतर नहीं है भाई। दोनों ऑब्जेक्ट बनेंगे, दोनों रैम में जाएंगे, दोनों के साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहेंगे। बस इतना अंतर है कि ये ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है ना। तो जब स्टोर किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं किया जा रहा। जैसे ध्यान से देखना एक चीज, जैसे यहां लिखो O1 डॉट आधार नंबर बराबर 5000 कर दिया। देखो ध्यान से जरा लाइन नंबर 22 को, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? एसटी आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट के साथ भाई ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाओगे तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड्स और वेरिएबल दिखाई देंगे। हमने आधार नंबर नाम का वेरिएबल यूज किया, उसमें क्या डाला? 3000। लाइन नंबर 23 में देखो, एसटी आधार क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को O1 नाम के वेरिएबल पे क्या किया? स्टोर किया। भाई देखो, चाहो तो सीधे यूज कर लो और चाहो तो स्टोर करके यूज कर लो। यूज क्या होगा?
यूज तो ऑब्जेक्ट ही होगा ना। यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, एसटी आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। बनाने के बाद उसमें आधार नंबर नाम के, उस ऑब्जेक्ट के आधार नंबर नाम के वेरिएबल में क्या डाल रहे हैं, 3000। इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान से देखो। और यहाँ हम एसटी आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बनाने के बाद पहले वेरिएबल में रख रहे हैं, तब मेथड या वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखो, एक है कि चीज बनाई और डायरेक्टली क्या की, यूज किया। एक चीज है बनाई और क्या किया, स्टोर किया, इसके बाद यूज करना शुरू किया। अंतर समझ में आ रहा है? और इसका एक फर्क देखो सबसे बड़ा क्या है, तुम चाह के भी, आ जाओ लाइन नंबर 25 में, तुम चाह के भी ये जो आधार नंबर में 3000 डाले हो ये निकाल नहीं सकते। तुम निकाल के दिखा दो कि आधार नंबर में जो 3000 डाले हो यही प्रिंट करा दो, नहीं हो सकता। ध्यान से समझो इस चीज को। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, उसको स्टोर किया और उसके आधार नंबर में जो 5000 डाला, ये अगर हम चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं। देख लो तुम्हारी आंख के सामने है। हम यहाँ लिखें O1 डॉट आधार नंबर, 5000 आ जाएगा। लेकिन दुनिया का कोई रास्ता नहीं है जो ये जो ऑब्जेक्ट, देखो इस ऑब्जेक्ट में जो है उसको तुम आगे यूज कर पा रहे हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में यहाँ भी ऑब्जेक्ट बना है भाई, कुछ और नहीं बना है। यहाँ भी आधार नंबर नाम का वेरिएबल बना है, उसमें क्या गया है 3000, लेकिन तुम इस आधार नंबर वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। रीजन, आधार नंबर वेरिएबल किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ ना। आधार नंबर कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक, किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। जब ऑब्जेक्ट का ही अता पता नहीं है, जब ऑब्जेक्ट का ही तुमको कोई पता नहीं है, तो अंतर का वेरिएबल कैसे निकाल लोगे भाई? तुम ही बताओ, ऑब्जेक्ट का ही तुमको पता नहीं है, अंतर का वेरिएबल कहां से पाओगे? कोई रास्ता नहीं है कि तुम क्या करो, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हो इसके आधार नंबर में जो 3000 डाले हो इसको निकाल लो। कई लोग सोचेंगे कि सर ऐसे कर देते हैं क्या, न्यू एसटी आधार डॉट आधार नंबर। अब ये देख लो, इसको सब कमेंट करते हैं, तुमको बस इतना ही दिखाई दे। देख लो यहाँ पे, हाँ सॉरी ये देखो, तुम ही देखना, बताओ लाइन नंबर 26 में क्या प्रिंट होगा, 3000 नहीं होगा भाई, ये नया ऑब्जेक्ट है, ये नया ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर नया आधार नंबर होगा जिसके अंदर वो वैल्यू होगी जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, जो भी क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। देखो ध्यान से इस चीज को, ये O1 की वैल्यू निकाल, जो ये आधार नंबर 5000 डाले थे, क्यों? क्योंकि तुमने एक, भाई देखो तुम्हें ध्यान दो, तुम्हें पता है कि आधार नंबर रहेगा किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। तो भैया पहले ऑब्जेक्ट पे जाओगे तब तो आधार नंबर पे पहुंचोगे। तुम ही सोचो, तुम्हें अगर पता हो कि एक बड़े डिब्बे के अंदर वो छोटा डिब्बा है, तो सीधा छोटा डिब्बा ढूंढोगे? नहीं मिल सकता ना, पहले तो क्या ढूंढना पड़ेगा, बड़ा डिब्बा ना, फिर उसके अंदर खोलने पे तुम्हें क्या मिलेगा, छोटा डिब्बा ना। सेम वही चीज यहाँ देखो, किस पे, 22 के बाद। अरे भाई एकदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी तो नया ऑब्जेक्ट है। अरे यार अब भी 0 ही आएगा, देखो अभी तो देखो ध्यान से यार, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। इस ऑब्जेक्ट के साथ तुमने डाला है 3000, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ी डाला जो नया बना। जो नया बना उसमें तो डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी है ना, और वो क्या पड़ी है, 0। सोचो चीजें क्या हैं, सेम हैं। लेकिन ये देखो, ये चाहे यहां रखो इस लाइन को और चाहे यहां रखो, फर्क ही नहीं पड़ता भाई। ये कभी मत सोचना अरे यही ताजा ताजा बना था तो यहां मिल जाएगा, अरे भाई ऐसे नहीं होता।
क्या ताज़ा क्या बासी? आप ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को नहीं स्टोर करोगे, आगे यूज नहीं कर पाओगे, बात खत्म। अगली लाइन पे यूज नहीं कर पाओगे। अगर ऑब्जेक्ट को स्टोर किया है तो 10 लाइन बाद भी यूज कर लो, 20 लाइन बाद भी यूज कर लो, उस पर कोई रोक नहीं है भाई। चीज है तो मिलेगी। तुम चीज को जमा कर नहीं रहे हो और बाद में सोच रहे हो कि हमको वो चीज मिल जाए, कैसे मिलेगी? आई बात समझ में? तो भाई इस लाइन में, लाइन नंबर 28 में क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 ही होगा। क्लियर है ये? चलो अच्छा, तब तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये एक बेसिक बात हो गई। अब क्लास, ऑब्जेक्ट, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, कौन एक दूसरे को कॉल कर सकता है, नहीं कॉल कर सकता, ये बेसिक चीज़ें आपने क्या कर रखी हैं, देख रखी हैं। और अब आगे बता दें, आगे हम जो यूज़ करने वाले हैं, चलो अब आज से वेब ड्राइवर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो उसमें भी एग्जैक्टली यही सारे कंसेप्ट आएंगे, कुछ नया आने वाला नहीं है। तो पहले तो ये देखते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने क्या देख ली, बेसिक जावा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ये सीखा था। देखो जावा एक लैंग्वेज, ये जो बेसिक जावा सीखी है तुमने, एक क्लास, ऑब्जेक्ट, पैरामीटर और ये सारे बेसिक कंसेप्ट जान गए हो, जावा लैंग्वेज का ही कंसेप्ट है। अब इस जो सीखे हो तुम, उसका यूज कहीं भी कर सकते हो। तुम डेवलपमेंट में कर सकते हो, तुम टेस्टिंग में कर सकते हो, तुम मशीन लर्निंग में कर सकते हो, तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। ये तो क्या है, जैसे हिंदी है, हिंदी में क्या कर सकते हो भाई? अरे यार तुम कॉमेडी वाली कहानी भी लिख सकते हो, हैं? थ्रिलर वाली भी, सस्पेंस वाली भी, उसमें थोड़ी ना होता है। हिंदी तो हिंदी, वैसे ही वहाँ भी इस्तेमाल होनी है, वैसे ही वहाँ इस्तेमाल होगी, चाहे इंग्लिश में कुछ लिखो भाई। दुनिया भर की कैटेगरीज हैं कि नहीं? और हर कैटेगरी में क्या हो भाई, लेकिन उसी लैंग्वेज में तो लिखोगे। क्लियर है कि नहीं? तो सेम वैसा ही यहाँ है। अब हम लोगों ने जो जावा सीखा है, इसको हम यूज करने का प्लान कर रहे हैं। किसके लिए? ऑटोमेशन के लिए। किसके लिए? ऑटोमेशन। अब ये ऑटोमेशन वर्ड कहाँ से आया? और ऑटोमेशन क्या हमारा पहला जो है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। अच्छा, इसके पहले ये बताओ, आप लोगों ने सब ने थोड़ा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बेसिक तो पता ही चला है। थोड़ा आप लोगों को अच्छा ये बताओ, ये पता है कि एक सॉफ्टवेयर क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट कैसे करते हैं? अगर हम देखो, टेस्ट करने का मतलब ये देखना कि जैसा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वैसा ही एक्चुअल बिहेवियर है कि नहीं। मतलब जैसा एक सॉफ्टवेयर से उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही काम कर रहा है या नहीं। अगर वैसा ही काम करेगा तो हम कहेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। और नहीं, अगर वैसा नहीं करेगा तो हम कहेंगे ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो वही एक वर्ड यूज होता है, क्या? डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट का मतलब क्या? कमी, गलती। कमी या गलती क्या है? जैसा होना चाहिए वैसा ना हो, तभी कहते हो क्या है यार, इसमें कमी है, इसमें गलती है, या ये सही से काम नहीं कर। हर चीज़ के साथ देखो, अभी यही मोबाइल है, हम खरीद के जाएं, लेने जाएं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कलर डिसकलर हो उसका तो कहेंगे ना डिफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि डिसकलर नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर खरीदा भाई, मोबाइल खरीदा भाई, मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, मेरे दिमाग में है कि मेरा मोबाइल कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। वहाँ गए, वैसा नहीं दिखा, वैसा नहीं मिला, तो हम कहेंगे क्या है? डिफेक्ट। डिफेक्ट हमेशा क्या है? जो एक उसमें जो एक्सपेक्टेड, मतलब जो उम्मीद और वास्तविकता में अंतर है, वही क्या है? डिफेक्ट। हम जैसा चाहते हैं, अगर वैसा नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट है। अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है तो हम फिर कहते हैं डिफेक्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर में भी तो ऐसा ही है। सॉफ्टवेयर में भी दुनिया भर के काम करते हो ना, जैसे फेसबुक चलाते हो, लॉगिन करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, दुनिया भर के काम करते हो कि नहीं करते हो? अब तुम्हारे है ना कि अगर एक दोस्त को हम मैसेज भेजें तो उस दोस्त के पास पहुंच जाना चाहिए और दूसरे के पास नहीं पहुंचना चाहिए। यही एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी ना।
अब अगर वो उसी के पास पहुंच रहा है और उसके पास नहीं पहुंच रहा है, तो मेरी एक्सपेक्ट अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है, फेसबुक सही काम कर रहा है। और अगर ऐसा हो कि हम भेज रहे हो मैसेज ना पहुंच रहा हो, तो कहेंगे फेसबुक क्या कर रहा है, तब कहेंगे फेसबुक में क्या है, डिफेक्ट है। अगर ऐसा हो फेसबुक जिसको भेज रहा है उसको भी भेज रहा है और 10 लोगों को और भी भेज दे रहा है, तो भी कहेंगे फेसबुक में क्या है, डिफेक्ट है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तभी क्या होता है, डिफेक्ट। तो आपको पता है, एक अंदाजा है। टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग कुछ नहीं है, टेस्टिंग सिर्फ इतना है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में अगर टेस्टिंग यही है कि देखना कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट ठीक है, सही है या नहीं, इसी को कहते हैं क्या, टेस्टिंग। क्लियर है ये? और अब टेस्टिंग भी जनरली 2 टाइप की होती है। हाँ बोलो। डिफेक्ट आपने बताया, कभी-कभी एरर आता है, क्या आता है, एरर करके आता है, एरर। हाँ, तो वो भी अगर, अब देखो, अब गलती तुम्हारी है, बात क्यों कर रहे हो भाई, अगर गलती तुम्हारी है, अगर गलती क्या है, तुम्हारी है, जैसे फेसबुक का एड्रेस ही तुम गलत डालो, फेसबुक का स्पेलिंग है ना FACEBOOK.com, अब स्पेलिंग गलत डालो, इंटर मारो और आ जाए 404, कहे पेज नॉट फाउंड, कहे नहीं मिला। जैसे तुमने स्पेलिंग डाल दी FACEEBOOK.com, फेसबुक डाल के इंटर मार दिया, तो नहीं खुलेगा, 404 आएगा। इसमें फेसबुक की कोई गलती नहीं है, ये तो कस्टमर क्या कर रहा है, अगर लेकिन हाँ तुम सही URL डालो facebook.com और खुलने के बजाय 404 आ जाए, या अपने वहाँ पे अंदर जाते हो तो क्या होता है, तुम्हारे फ्रेंड्स की लिस्ट दिखती है कि नहीं दिखती है, किसी फ्रेंड पे क्लिक करते हो तो उसका पेज खुलता है कि नहीं, फ्रेंड पे क्लिक करो पेज ना खुले, ब्लैंक आ जाए, 404 लिखा आ जाए, 404 का मतलब होता है नहीं मिला, नॉट फाउंड। जबकि तुम्हारा दोस्त है तुम्हारी लिस्ट में और तब भी क्लिक कर रहे हो, खुल नहीं रहा है, तब कहोगे ये क्या है, डिफेक्ट है। और अगर इसकी बात करोगे कि तुम गलती कर रहे हो इसकी वजह से काम नहीं हो रहा, तो ये डिफेक्ट नहीं है, ये टेस्टिंग की एरर है। मतलब तुम्हारी टेस्टिंग में ही क्या है, गलती है, तुम टेस्टिंग ही सही नहीं कर रहे हो। तुमको facebook.com खोलना है और तुम स्पेलिंग क्या डाल रहे हो, फेसबुक डाल रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है, ये एप्लीकेशन का कोई डिफेक्ट नहीं है। हाँ बोलो। बहुत अंतर है। ग्लिच का क्या मतलब होता है, ग्लिच कोई परमानेंट, देखो हैं सभी एक अम्ब्रेला के नीचे ही, हैं सभी किसके, एक अम्ब्रेला के नीचे ही। अब उनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो परमानेंट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, कभी कभी होती हैं तो दोनों गलतियां। अगर एक कॉमन वर्ड यूज करोगे तो डिफेक्ट दोनों के बोलोगे, लेकिन एक गलती है जो चलो आगे बताएंगे, जैसे उसमें है कुछ इंटरमिटेंट है या ग्लिच है, मतलब कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन कभी आता है ना, जब आता है तब क्या होता है, वो डिफेक्ट ही होता है। ठीक है, मतलब अभी दिमाग में सिंपल इतनी बात, 2 चीज़ें दिमाग में रखो कि एक सॉफ्टवेयर जो हम दुनिया भर के ऐप्स यूज़ कर रहे हो, सब कुछ जो यूज़ कर रहे हो पूरे मोबाइल में, हर चीज़ डेवलप हुई है और डेवलप होने के टाइम पे ही डेवलप भी होती रही है, और क्या होती रही है, टेस्ट भी होती रही। बात नंबर 1। और टेस्ट करना, और टेस्ट करने के 2 अप्रोचेस हैं, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग क्या है, जब कोई आदमी, जैसे हमारे तुम्हारा जैसा आदमी, उस जैसे मान लो फेसबुक है, हम उसको इस तरह से टेस्ट करें कि फेसबुक खोले, दोस्त को मैसेज भेजे, हाथ से सब कर रहे हैं, तब कहेंगे आदमी कर रहा है ना हाथ से, तब इसी ये भी टेस्टिंग ही है, इसको बोलेंगे क्या, मैनुअल टेस्टिंग। क्योंकि इसमें आदमी, एक ह्यूमन बीइंग क्या है, इन्वॉल्व है। इसलिए दुनिया भर के जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो यार, हजारों तुम यूज कर चुके हो, दुनिया भर की चीज़ें तुम यूज़ करते, दुनिया भर के ऐप्स यूज़ करते हैं, कॉलिंग का ऐप है, ट्रू कॉलर है, फलाना है, डिमाका है, मोबाइल पे है, आधार का एप्लीकेशन है, पीएफ की साइट है, दुनिया भर की चीज़ें तुम यूज़ करते हो। ड्राइविंग लाइसेंस का है, अब तो चालान भी कहाँ आता है, ऑनलाइन ही होता है, आता है ना, जाके उसकी पेमेंट करते हो, ये करते हो, सब कुछ कहाँ है, तो वो जो है सब सॉफ्टवेयर है। और सिंपल सी बात है, तुमको देने से पहले, तुमको यूज़ करवाने से पहले
डेवलपर्स बना रहे होंगे और साथ में पैरेलली टेस्टर क्या कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे। जब वो संतुष्ट हो गए होंगे तब तुम्हारे लिए वो चीज़ क्या की गई है, तब तुम्हारे लिए चीज़ वो लॉन्च की गई है जिसको तुम यूज कर रहे हो। अब वो जो टेस्टिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग का क्या मतलब है कि जब आदमी करता, अच्छा ये बताओ मैनुअल टेस्ट, अच्छा हम मेरे ख्याल से आनंद सर ने इतना तो बताया ही होगा, बेसिक बातें, कुछ बेसिक बातें बताई होंगी। जैसे क्या बेसिक बातें, मतलब जैसे उन्होंने बताई होंगी कि भाई हमें टेस्टिंग करनी होती है और टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए हम लोग, अच्छा ये वर्ड देखा था कि आपने नहीं देखा था ना। टेस्ट केस कुछ बहुत नहीं था, टेस्ट केस सिंपल सा था, क्या कि किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे करना है, किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे करना है वही लिखते थे ना। याद है आपने सबने टेस्ट केस देखा था। टेस्ट केस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, सिंपल इंग्लिश में लिखे जा रहे थे कि नहीं। बस जैसे लॉगिन करते हो, जैसे अगर लॉगिन टेस्ट करना है तो लॉगिन को टेस्ट करने के क्या हैं, कुछ स्टेप्स हैं। जैसे क्या, पहले ब्राउज़र लॉन्च करोगे, है ना। तुमको अगर कोई कहे कि जाओ देखो फेसबुक का लॉगिन टेस्ट करके बताओ सही काम कर रहा है या नहीं, तो क्या करोगे, पहले ब्राउज़र लॉन्च करोगे, फिर उसमें facebook.com URL हिट करोगे। जब facebook.com ओपन होगा तब उसके बाद उसमें क्या करोगे, facebook.com में क्या करोगे, और उसमें जाओगे, वहाँ लॉगिन नाम का हो सकता है बट वो लिंक हो या बटन हो, उस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। फिर लॉगिन नाम का क्या खुलेगा, पेज खुलेगा, फिर वहाँ यूज़र नेम डालोगे, फिर पासवर्ड डालोगे, फिर लॉगिन बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे और इसके बाद चेक करोगे कि होम पेज आया या नहीं, वो भी उसी का जिसने लॉगिन किया है। ऐसा नहीं लॉगिन राहुल के यूज़र नेम पासवर्ड से हो रहा है और इंफॉर्मेशन संदीप की दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये भाई लॉगिन टेस्ट करने के लिए ये 5-6 काम करने होंगे, ब्राउज़र लॉन्च करना, और क्या, एक मिनट देख लेते हैं क्या क्या लिखना होगा आपको। ब्राउज़र लॉन्च करना होगा और URL ओपन करना होगा, आपको लॉगिन लिंक पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यूज़र नेम इंटर करना होगा, फिर पासवर्ड इंटर करना होगा, हर जगह यही करते हो ना यार। फिर लॉगिन बटन पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा और फिर फिर वेरीफाई होम, या लिख देते हैं करेक्ट होम पेज इज डिस्प्ले, या ये लिख देते हैं वेरीफाई, करेक्ट न लिखें यूजर्स। ये लिखे ना 6-7 लाइन, यही टेस्ट केस है भाई। टेस्ट केस क्या है, टेस्ट करने के स्टेप्स, टेस्ट करने के लिए क्या क्या करोगे, क्या क्या कदम उठाओगे, उसी को लिख दो तो उसी को बोलने लगते हैं क्या ये लोग, टेस्ट केस। यही होता है ना, क्लियर है। तो टेस्ट केस कोई मुश्किल चीज नहीं है। तुम लोग जो कर रहे हो किसी एप्लीकेशन पे, किसी ऐप को यूज करने में, वही लिख दो तो उसी को क्या बोलने लगते हैं, टेस्ट केस। टेस्ट केस में दो चीजें होती हैं, एक ये कि करना क्या है और दूसरा ये कि होना क्या चाहिए। कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें, करना क्या है और होना क्या चाहिए। जैसे करना क्या क्या है, देखो लिखे तो है क्या क्या करना, और ये सब करने के बाद होना क्या चाहिए कि यूजर का होम पेज क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए ना भाई। इसी को क्या बोलते हैं एक हद तक, टेस्ट केस। यही है टेस्ट केस, और कुछ अलग से नहीं है। क्लियर है ये। अच्छा, तो ये मैनुअल टेस्टिंग है और ये कौन करता है, ये मैनुअल टेस्टर करता है, या जो भी करता है तो वो क्या, ह्यूमन ना है, तो इंसान ही। इंसान के काम करने की क्या होती है, एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है, कुछ भी नहीं कर सकता। एक आदमी के पास 2 हाथ हैं, एक ही दिमाग है। एक आदमी से तुम ये नहीं कह सकते कि ये 4 चीज़ टेस्ट करनी है, एक साथ में टेस्ट करके दे दो। आदमी एक एक करके ही टेस्ट करेगा ना।
उससे कह दो कि 4 कंप्यूटर दे रहे हैं, जरा चारों पे एक साथ टेस्ट कर दो, कहेगा भाई 4 कंप्यूटर तो दे रहे हो, 8 हाथ तो नहीं दे रहे हो ना, 4 दिमाग तो नहीं दे रहे हो, मेरे पास एक ही दिमाग है, एक टाइम पे एक ही चीज प्रोसेस कर पाएगा। अगर आप कह रहे हो जी 4 टेस्ट करो तो हम कर देंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी शर्त क्या है, हम एक बार एक एक करके ही करेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमसे 24 घंटे करवाओगे, कहोगे रात के 2 बजे करके दो। मेरा एक टाइम होगा, 9 बजे आ रहे हैं तो 6 बजे ऑफिस से जा रहे हैं, 9 से 6 के बीच में काम करेंगे। बात नंबर 2। बात नंबर 3, जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या चाहिए, छुट्टी भी चाहिए। बात नंबर 3। बात नंबर 4, वो जरूरत वाली छुट्टी तो छोड़ दो, सैटरडे संडे भी छुट्टी चाहिए, हैं। बात नंबर 5, फिर कहोगे कभी कभी मेरा मूड भी खराब रहेगा, इसीलिए काम थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि रोज उतना ही कर देंगे, कभी कभी ज़्यादा भी कर देंगे तो कभी कभी क्या होगा, अरे इंसान है, कभी कभी मूड खराब भी है या जो भी है, या नहीं दिमाग में उतना स्ट्राइक कर रहा है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम ज़्यादा दिन के हिसाब से हो सकती है। किसी दिन अच्छा परफॉर्मेंस भी हो सकती है मेरी, और किसी दिन क्या हो सकती है। तो हमने 5-6 कंडीशंस बता दी मैनुअल टेस्टर। और फिर कहेगा हमको सैलरी भी चाहिए, हर साल सैलरी बढ़ानी भी है, फिर हमें इंश्योरेंस भी चाहिए, पीएफ भी चाहिए, हमें बैठने के लिए एक डेस्क भी चाहिए, मतलब दुनिया भर की सारी कंडीशन जुड़ेंगी किसके साथ, ह्यूमन के साथ, आदमी के साथ, ठीक है। और वो भी क्या करेगा, टेस्टिंग ही करेगा। इसी वजह से दूसरे टाइप की टेस्टिंग आई, जो कि क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ये इसके साथ क्या था, इसके साथ यही था कि ये टेस्टिंग करने के लिए ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए कहेंगे एक वर्ड, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब मानव के हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब आदमी को उसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है, आदमी की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दिन कहो रात कहो जब भी कहो तब करेगा। नंबर 3, तुम 4-6 कंप्यूटर अरेंज कर दो, और 4-6 भी मत करो, इसी कंप्यूटर को भी ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि इसी में जो तुम्हारे 4 टेस्ट केस हो वो ऑटोमेटिकली टेस्ट हो और साथ ही साथ टेस्ट हो। समझ रहे हो, इस कंप्यूटर का दिमाग इतना बड़ा है, उसके दिमाग में इतना स्पेस है कि वो चाहे, हम तो कह रहे थे हमें 4 टेस्ट केस दोगे, कहोगे तो हम भाई 4 नहीं 400 दो, लेकिन बारी बारी से हम करेंगे। ये कह रहा है भाई बारी बारी छोड़ दो, हम 4 को इकट्ठे एक साथ ही करेंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि नहीं है। और ज़्यादा हाई, और मेरी रैम बढ़ा सकते हो, मेरी रैम बढ़ा सकते हो, मेरा सीपीयू बढ़ा सकते हो। तुम कहोगे तो हम 10 टेस्ट केस एक साथ टेस्ट करेंगे, मतलब हम काम को बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। हमें तीसरी बात, सैलरी भी नहीं चाहिए। चौथी बात, सैटरडे संडे छुट्टी हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, हम 24/7 क्या हैं, इंटू 365 अवेलेबल हैं। 365 दिन, हफ्ते में 7 दिन, 24 घंटे हम अवेलेबल हैं। और हमें कुछ भी चाहिए, हमें कोई मेडिकल नहीं चाहिए, कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, है ना। पावर सप्लाई, बस क्या चाहिए, बिजली चाहिए। इतनी महंगी तो नहीं है बिजली, कंप्यूटर भी कितने हैं अब, बड़े क्या हो चुके हैं, लैपटॉप कितनी बिजली ले लेता है, बहुत कम। बस सिंपल पावर सप्लाई दो और वो क्या करेगा, वही काम। तो बस यही है ऑटोमेशन टेस्टिंग। लेकिन याद रखो करना क्या है, यही काम। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं भाई कि काम बदल गया, काम अब भी वही है। क्या करना है, टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के क्या स्टेप्स हैं, लिखे हैं, बस यही स्टेप्स पहले आदमी पढ़ के कर रहा था हाथ से ना। अब आएगा ये कि ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब है इसी काम को जो इंसान कर रहा है, इसी काम को करने के लिए क्या लिख दिया जाए, कोड लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए,
क्या लिख दिया जाए, कोड लिख दिया जाए, और मेरा कोड टेस्टिंग करे, इंसान को टेस्टिंग करने की जरूरत ना पड़े। यही क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। दो टाइप की टेस्टिंग है, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग ना। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग वो टेस्टिंग है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी ह्यूमन बीइंग के ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 क्या करने लगे, सबको वो क्या करे, टेस्ट करे। किसके थ्रू, कोड के थ्रू, बिना किसी ह्यूमन के। तो यही टेस्टिंग क्या कही जाएगी, ऑटोमेशन टेस्टिंग। क्या करें, अच्छा सटीकता। देखो अगर एक्यूरेसी की बात करो तो नो डाउट ऑटोमेशन क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है, ऑटोमेशन ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन जानते हो ज्यादा अच्छी टेस्टिंग कौन सी होती है, मैनुअल। क्यों, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग फास्ट है, पैसा कम है, सब कुछ है कि पैसा कम खर्च होगा क्लाइंट का, फास्ट होगा, हमें जो किसी भी दिन करेगा, 24 घंटे काम करेगा, सब कुछ होने के बावजूद ऑटोमेशन टेस्टिंग में मेरा कोड क्या टेस्ट करेगा, जो हम टेस्ट करने के लिए कोड लिखे रहेंगे। तो जैसे मान लो तुम्हारा कोड तुमने चला, एक चीज ए थी, ए को टेस्ट करने के लिए तुमने कोड लिखा था, तुम्हारा कोड गया, ए को क्या किया, टेस्ट किया। उसी के बगल में बी था, बी में गलती दिख रही थी, लेकिन कोड को इससे मतलब नहीं है, कोड को जितना कहा गया जाके किया। लेकिन अगर इंसान करता तो वो लॉगिन करता, देखता ए में, लेकिन आंख ऐसा थोड़ी ना आंख बंद करके सब कर रहा है, बगल में उसको बी दिख जाता कि नहीं। अगर वहां गलती दिखती तो क्या कर देता, कह देता अरे यार बी में गलती। मतलब क्या है भाई, इंसान के पास अपना दिमाग है, लेकिन कोड के पास अपना दिमाग नहीं है। कोड को जितना दिमाग कोड करने वाला डालेगा उतना ही दिमाग, और इंसान के पास तो भाई कुछ भी है ना दिमाग। एक चीज देखने गया, वहां 10 दूसरी गलत चीज दिख गई, तो इंसान कहेगा तो भाई हाँ यहाँ गड़बड़ है। लेकिन कोड क्या करेगा, जो देखने गया वो सही मिला, बाकी लाख गलत हो, उसको क्या मतलब है, वो कहेगा सब क्या है, क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया है। उसको बताया ही गया कि वहां देखो वो चीज़ सही है कि नहीं, वो गया वही वो चीज़ देखा सही है या नहीं है, और आके आपको जवाब दे दिया। जो 10 चीज़ बगल में थी गलत, उससे उसको मतलब नहीं। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं होता, वो जाके देखा वहाँ गलत है, लेकिन 10 चीज़ अगल बगल देखा क्या सही है, लेकिन अगल बगल गलत है, तो कहेगा अरे यहाँ तो गलत है। क्लियर है। लेकिन फिर भी ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और ये किस लिए है, ये मैनुअल टेस्टिंग को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए है मैनुअल टेस्टिंग को सपोर्ट करने के लिए। और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है, बस ऑटोमेशन टेस्टिंग इतना है कि कोडिंग के थ्रू किसी एप्लीकेशन को क्या करना है, टेस्ट करना। और टेस्ट करने में क्या करना होगा, अरे वही जो लिखा है, क्या, ब्राउज़र लॉन्च करो, URL ओपन करो, लॉगिन लिंक पे क्लिक करो, फिर यूज़र नेम डालो, फिर पासवर्ड डालो, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करो, है ना। यही करना है, यही इंसान से करवाओगे, और यही चाहो तो किससे करवा लो, कोड से करवा लो, कंप्यूटर से करवा लो। लेकिन कंप्यूटर कैसे करेगा, कोड के सहारे। और कोड, अब कोड तो करोगे, कोड के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसकी, लैंग्वेज की। और बहुत सी लैंग्वेज है दुनिया में, एक ही लैंग्वेज नहीं है। जावा है, C# है, पाइथन है, PHP है, रूबी है ना। और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, VB स्क्रिप्ट है, जो किस में यूज़ होती हैं, कोडिंग में यूज़ होती हैं। हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं यूज़ करने का, जावा। तो हमें ये ऑटोमेशन टेस्टिंग जो करना है उसमें कोड करना है। तो कोड करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, और हमने लैंग्वेज कौन सी चुनी है, जावा, नंबर 1। और नंबर 2, जावा लैंग्वेज तो यूज़ करोगे, अब उसके साथ साथ ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोई क्या यूज़ करना पड़ेगा, टूल। और बहुत से टूल है मार्केट में, एक ही दो नहीं है, मार्केट में 50 टूल हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा चलता है, उस टूल का नाम क्या है, सेलेनियम। यही टूल मार्केट में सबसे
ज़्यादा चलता है। इसके पहले एक दूसरा टूल था, उसका नाम था, अब तो बहुत कम हो गया उसका नाम भी अब बदल गया, अब तो नाम हो गया है UFT। अब नाम हो चुका है UFT, पहले नाम था QTP। QTP जब इसका नाम था तब इसका नाम था क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। कब का है? हम लोग जब अपना कैरियर शुरू कर रहे थे 2005-6 में, तब ये टूल था QTP। ये टूल कब का है? सन 98 का टूल है। इसका नाम क्या था? QTP था, आज बदल के हो चुका है UFT, यूनिफाइड फंक्शनल टेस्टिंग टूल करके ऐसे कुछ नाम है। पहले नाम क्या था? QTP था। और सबसे पहले ये जो कंपनी इस टूल को ओन करती थी उसका नाम था एस्ट्रा। इन्हीं लोगों का टूल था क्या? एस्ट्रा क्विक टेस्ट नाम से था। इसका नाम क्या था? एस्ट्रा क्विक टेस्ट। सन 1998 में इन लोगों ने बनाया था और अपना टूल बना के यूज कर रहे थे जो भी थे। तो एक कंपनी और थी जिसका नाम था मर्क्यूरी। ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, ये भी काम करती थी ऑटोमेशन के टूल्स पे। इसने अपने कुछ टूल बनाए थे, बाकी ये टूल खरीद लिया किससे? एस्ट्रा वालों से। इन लोगों ने एस्ट्रा को ही क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। एस्ट्रा कंपनी को ही क्या कर लिया? खरीद लिया। तो उनका टूल वूल सब इनके पास आ गया। तो मेरे ख्याल से 2002-3 के आसपास, तब ये 2-3 में ये टूल किसका हो चुका था? मरकरी का। और मरकरी एक बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे। इसके कई टूल थे मार्केट में, जैसे एक टूल था कौन सा? QTP। एक और था विन रनर। ठीक है, QTP यूज होता था शुरू में वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। किसके लिए? वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे चलते हैं। और विन रनर बना था ऐसे एप्लीकेशंस के लिए जो विंडो बेस्ड होते हैं, मतलब जो इंस्टॉल किए जाते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करते हो ना, जैसे वर्ड है, एक्सेल है या दुनिया भर के। तो जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए उन लोगों ने बनाया था क्या? विन रनर। वेब एप्लीकेशन के लिए क्या था? QTP। इनके पास सारे टूल थे। और एक इनके पास टूल था, LR कहते थे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, नाम था लोड रनर। ये करता था क्या मालूम है? ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग करता था। परफॉर्मेंस बोले तो जैसे तुम फेसबुक लाखों लोग, करोड़ों लोग यूज कर रहे हो ना, तो ये टेस्ट करना कि लाखों लोग जब इकट्ठे यूज करेंगे तो सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। भाई एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको एक टाइम पे 20 लोग 50 लोग एक टाइम पे यूज करते हैं। वैसे एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया और मेरे 1000 कस्टमर हैं, तो 1000 यूज कर रहे हैं ना। एक टाइम पे बहुत होगा तो 100-150 लोग यूज कर रहे हैं। एट ए टाइम कितने लोग यूज कर रहे हैं? 100-150 लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिनको एक टाइम पे 10,000 लोग यूज कर रहे हैं, 1 लाख लोग यूज कर रहे हैं। तो कैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाला ये जानेगा कि ये मेरा सॉफ्टवेयर 100 लोगों के यूज करने के लिए, इकट्ठे यूज करने के लिए बना है, कि 1 लाख लोगों के लिए, कि 1 करोड़ लोगों के लिए? इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाला उसकी टेस्टिंग करवाएगा ना। बताओ, अगर यही फेसबुक तुम यूज कर रहे हो, मेरे ख्याल से दुनिया में एट ए टाइम इस समय भी 10 करोड़ लोग क्या कर रहे होंगे? यूज कर रहे हैं। अब 10 करोड़ लोग जब इकट्ठे यूज करेंगे तो सर्वर काम कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा? तो इसकी भी टेस्टिंग होगी। बिना टेस्टिंग के वो, तो इसी टेस्टिंग को बोलते हैं क्या? परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जिसमें वो टेस्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर की स्पीड कैसी है लोड बढ़ाने के बाद। इसीलिए टूल का क्या नाम रखा? लोड रनर। लोड का क्या मतलब है? जैसे उसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, 1000 कस्टमर एक साथ यूज कर रहे हैं तो कैसा चल रहा है, 10,000 लोग यूज कर रहे हैं तो कैसा चल, कितनी देर में लॉगिन हो रहा है, 1 लाख लोग यूज कर रहे हैं तो कितनी देर में लॉगिन हो रहा है, कितना फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, ये कैसी टेस्टिंग है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग। और जो टूल है उसका नाम क्या है? लोड रनर। ऐसे 3-4 टूल इन लोगों ने बनाए थे। 2002-3 की बात थी। बाद में जानते हो 2007 में जाके इस मरकरी कंपनी को खरीदने लिया किसने? जिसका लैपटॉप आप लोगों के पास है। HP मतलब क्या? हेवलेट पैकार्ड। जो HP कंपनी है, हेवलेट पैकार्ड ने फिर किसको?
मर्क्यूरी को टेक ओवर कर दिया, ठीक है, वही कंपनी ही खरीदी। और बाद में जाके 2012-13 में जाके इस टूल QTP का नाम चेंज करके क्या रख दिया, UFT रख दिया। ना सेलेनियम क्यों रख दिया। और ये टूल कब से है, बहुत पहले से है। हम लोगों ने भी इस टूल को 4 साल 5 साल 4 साल तो यूज किया है हमने, लेकिन ये टूल बहुत कॉस्टली, ये टूल क्या है, बहुत कॉस्टली है। कॉस्ट मतलब बोले तो हाँ, मतलब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे जब हम लोग यूज़ किया करते थे तो पर सिस्टम इसकी कॉस्ट थी उस समय $20,000, मतलब डॉलर एक बंदे के लिए। अगर एक टीम में हम जैसे 5 बंदे काम कर रहे थे, हम पांचों के सिस्टम पे QTP पड़ा था, तो इसका मतलब है $1,00,000 उस समय 40 रुपए का $1 था, 40-45 रुपए का। हाँ, अब जितना भी हो तो 40-45 रुपए था, तो मतलब समझ रहे हो, हाँ, मतलब 40-45 लाख रुपए उस समय HP कंपनी को मेरी कंपनी देती थी। हम क्या कर रहे थे, उनका टूल बस क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। हाँ, एक मिनट चलो उससे कर ठीक है। और ये टूल उस समय बहुत महंगा टूल था, बता तो रहे हैं, $20,000 पर सिस्टम। अगर एक टीम में 5 टेस्टर हैं और इनका टूल यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा नहीं ये भी हवा में यूज़ होता था, इसमें भी लैंग्वेज यूज होती थी। इसमें जो लैंग्वेज चलती थी वो थी VB स्क्रिप्ट, जो हमने कभी जब प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग बता रहे थे तो 2-4 लाइनें लिखी थी ना, वो जो लैंग्वेज थी वही लैंग्वेज यूज हुआ करती थी किसके साथ, QTP के साथ। तो उसके जब उस समय ऑटोमेशन एक आदमी कर रहा था QTP की वजह से हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग को क्या सीखना पड़ा, हम लोगों को सीखना पड़ा VB स्क्रिप्ट और प्लस ये टूल जिसका नाम क्या था, QTP। और फ्री तो था नहीं, लेकिन मेरी कंपनी इसके लिए पैसा क्या कर रही थी, पे कर रही थी, और हम लोग इसको यूज़ कर रहे थे। और बहुत क्या था, कॉस्टली टूल था। क्लियर है। और मेरी कंपनी में उस समय जानते हो कितने लोग यूज़ कर रहे थे QTP, कम से कम 150 लोग, 200 लोग। तो सोचो उस समय मेरी कंपनी कई करोड़ रुपए सिर्फ इसको देती थी, HP, सिर्फ इस टूल की कॉस्ट जिसको यूज करके हम लोग ऑटोमेशन किया। ऑटोमेशन क्या, वही जो पहले लिखा है, ये जैसे नहीं है, जो जो करना है उसी काम का ऑटोमेशन हम लोग करते थे। टूल था हमारे पास QTP और लैंग्वेज थी हमारे पास कौन सी, VB स्क्रिप्ट, और उसका यूज करके अपना लॉजिक लगा के हम लोग ऑटोमेट किया। सर, मैनुअल और ऑटोमेशन में, मैनुअल में जैसे टेस्ट केस बनता है, एग्जीक्यूशन के टाइम मैनुअली एग्जीक्यूट करता है, हाँ, ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। तो दोनों में टेस्ट केस तो बनता ही होगा ना, बस बट बिल्कुल टेस्ट केस दोनों का क्या है, सेम है। बस वहाँ टेस्ट केस को आदमी पढ़ के चला के मैनुअल टेस्टिंग करता है, और यहाँ क्या होगा, टेस्ट केस पढ़ के पहले उसको ऑटोमेट किया जाएगा, इसके बाद उसे क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। ऑटोमेट करने के लिए इंसान की ही जरूरत पड़ेगी। जैसे मशीन है, कोई मशीन तुम ले लो, तुम्हारे सारे काम करने लगे, लेकिन मशीन बनाने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आदमी की ना। मशीन शुरू में तुम्हें महंगी पड़ेगी। तुम ही सोचो, तुम अगर अपनी खेत की जुताई किससे करते हो, हल से करते हो, बैल से करते हो, वो मैनुअल हो गया एक तरह का, वो एक तरह का क्या हो गया, मैनुअल हो गया। काम वही अब भी करना है, हाँ, लेकिन ये है कि वो काम जो है हर बार उतनी ही मेहनत और हर बार भी वो लगेगा, और उसमें उतना इन्वेस्टमेंट हर बार होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक बार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा,
एक बार क्या करना होगा, हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन इसके बाद मेरा बहुत ढेर सारा काम ये करेगा, तो हमें ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। मशीनें कहीं भी इंसान को जहाँ भी इंसान का रिप्लेसमेंट होता है उसकी जगह कोई मशीन आती है, वो किस लिए आती है, इसीलिए तो कि मशीन फास्ट होगी। मशीन क्या होगी, फास्ट भी होगी, एक्यूरेट होगी, ज़्यादा काम भी करेगी, थकेगी भी नहीं, है ना, दुनिया भर के बेनिफिट्स से जुड़े रहेंगे कि नहीं। तो सेम वैसे ही इसको भी समझो। और ये ऑटोमेशन करना मतलब ऐसा नहीं सिर्फ जावा में ही होता है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। और एक दो टूल नहीं है, दुनिया में कितने टूल हैं, बहुत। पहले का सबसे फेमस टूल यही था, कौन, QTP। आज के 10-15 साल पहले की बात करें तो 15 साल हम लोगों ने इसे कब तक यूज किया है, 2012 तक 13 तक तो हमने ही यूज़ किया, 2007-8 से लेके 8 से, और इसके बाद 2012-13 तक हमने QTP नाम के टूल को यूज किया, लेकिन लाइसेंस था और बहुत महंगा था। पायरेटेड आता था, हम लोग अपने सीखने के लिए पायरेटेड वर्जन ही यूज करते थे। अब भाई एक आदमी, हम भाई गए लोग कंपनी में काम करने, तो पहले सीखेंगे तब तो जाके कंपनी में काम करेंगे। अब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हम कितना दें, उस समय भी 8 लाख रुपए थी कीमत, 10 लाख रुपए, हम 10 लाख रुपए दे के सॉफ्टवेयर थोड़ी खरीदेंगे। तो हम इंटरनेट से क्या करते थे, मतलब पायरेट, वो लोग वैसे भी अपना डेमो वर्जन देते थे जो 14 दिन तक क्या होता था, फ्री रहता। तो हम लोग उसी के सहारे क्या करते थे, उस टूल को सीखते थे। और इसके बाद लेकिन कंपनी पायरेटेड वर्जन यूज नहीं करती, कंपनी बंद हो जाएगी भाई, कोई शुरू कर देगा। कंपनी जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेगी, चाहे तुम्हारा विंडोज़ हो, चाहे तुम्हारा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके, एक्सेल हो, हर सॉफ्टवेयर के लिए वो पे करके उसका लाइसेंस खरीदेगी तभी यूज़ करेगी। तो कंपनियां करोड़ों में पे कर रही। उसी समय पैरेलली एक और डेवलपमेंट चल रहा था, एक, अच्छा पहले के, अगर हम सबसे पहले की उसकी बात करें, दुनिया में कौन कौन से वेब ब्राउज़र थे। पहले एक जो सबसे फेमस था वो क्या था, आई, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो बहुत पहले दिखता था ना, अभी भी होगा इस सिस्टम पे, नहीं होगा शायद, अब देखे हैं, अब हटा दिए, नहीं है, देखो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले इसी के सहारे लोग दुनिया क्या करती थी, इंटरनेट यूज़ करती थी। और ये कहाँ आता था, जब तुम विंडोज़ अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते थे, जैसे आज यूज कर रहे हो ना, क्या विंडोज़ 11-12 पे आ गए, पहले 10 था, उसके पहले क्या था, 8 था, 8 के पहले विस्टा था, विस्टा के पहले XP था, XP के पहले 2003 था, उसके पहले 2000 था, उसके पहले 98 था। ये सब क्या है, विंडोज़ के डिफरेंट क्या रहे हैं, वर्जन रहे हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको देता था किसके लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए, एक वेब ब्राउज़र मिला करता था। और ये तो इसका था। और जानते हो एप्पल वाले क्या दिया करते थे, वो लोग देते थे सफारी। अगर तुम अपने सिस्टम पे, अगर तुम एप्पल का कोई लैपटॉप खरीदते या डेस्कटॉप खरीदते और उसमें तुम डालते मैक नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मैक में जाके देखते तो एक वेब ब्राउज़र उनके पास भी पड़ा था बाय डिफ़ॉल्ट, उसका नाम क्या था, सफारी था। और विंडोज़ वालों का क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन इसी में, और भाई देखो दोनों ये फ्री नहीं थे, आई और सफारी। आई तो अलग से खरीदने का कोई चांस ही नहीं बनता, आप विंडोज़ पहले खरीदो तो उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर आप पाओगे। एप्पल वाले उनसे, उनके भी बाप कि पहले मेरा लैपटॉप खरीदो या कंप्यूटर खरीदो, फिर उसके अंदर क्या डालना, फिर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, फिर उसके अंदर सफारी यूज करो, इस तरह से। लेकिन ये सब कैसे थे, पेड थे। इसी टाइम पे एक और कंपनी थी जिसका नाम था मोजिला। हाँ, इसने भी अपना एक ब्राउज़र बनाया था उसी समय, सन 2000, उससे पहले ही, और उन्होंने अपने ब्राउज़र का नाम रखा था मोजिला फायरफॉक्स। ये इनका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बस इन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, एक वेब ब्राउज़र जिसका नाम क्या रखा था, मोजिला फायरफॉक्स। और इनका ये कहना था मेरा फ्री है, ओपन सोर्स है, अब एक भी पैसा हमको लेना नहीं है, आप इस सॉफ्टवेयर को, मोजिला फायरफॉक्स को यूज कर सकते। क्लियर है ये। अब जब मोजिला फायरफॉक्स एक ये, तो यही ऐसी ही दुनिया चल रही थी। QTP और टूल कौन सा चल रहा था, टेस्टिंग की बात करें तो QTP चल रहा था। तब मोजिला वालों की ही टीम ने
इन लोगों ने भी सोचा कि एक ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल बनाया जाए। और जानते हो उस समय QTP की साइज़ क्या थी? QTP उस समय हुआ करता था 1-8 GB का। बाद में जब हम लोग यूज़ करते थे तो 4-4 GB का था QTP तब। लेकिन 2004 में, कब? 2004 में मोजिला, या ध्यान से देखना, मोजिला कंपनी ने, जिनका ब्राउज़र था मोजिला फायरफॉक्स, उन लोगों ने भी एक ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल बनाया। क्या बनाया? ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल। इनका भी यही था कि जैसे QTP ऑटोमेटिकली चीज़ें टेस्ट करता है, वैसे ही हमारा भी टूल करेगा, लेकिन हमारा टूल फ्री रहेगा। वो मांग रहे हैं एक सिस्टम के लिए $20,000, हम कह रहे हैं हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, एक लोग यूज करो चाहे 1 लाख यूज करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसे टूल को इसलिए कहते हैं क्या, ऐसे को ही क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स। इन लोगों ने बोला हमारा जो टूल होगा वो क्या होगा? ओपन सोर्स। फिर बात आई कि इसका नाम क्या रखा जाए। उन लोगों ने तो अपने टूल का नाम क्या रखा था? QTP, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लोग इसे क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्विक मतलब क्या? जल्दी, और टेस्ट मतलब टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग है, जल्दी जल्दी क्विक टेस्टिंग करके देगा। इन लोगों ने अपने टूल का नाम रखा सेलेनियम। सबसे पहला नाम था इसका सेलेनियम ID। क्या करें? बिल्कुल, मोजिला, जो लोग मोजिला पे काम कर रहे थे उन्हीं मोजिला कंपनी ने ही बनाया था क्या? सेलेनियम ID। बहुत आते हैं पैसे, पैसे की बात छोड़ दो। वैसे तो फ्री जावा भी थी। जावा जब बिकी है, ओरेकल ने खरीदा है, तो वो डील 1-2 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ की डील थी। जबकि जावा के सिस्टम्स मैक्सिमम क्या रहे हैं शुरू से? ओपन सोर्स रहे हैं। पैसा फिर भी आता है, बताएंगे बिजनेस मॉडल क्या है। लेकिन ये देखो, इन लोगों ने एक टूल बनाया और नाम क्या रखा? सेलेनियम ID। अच्छा, नाम भी क्या रखा? सेलेनियम। देखा जाए तो सेलेनियम वर्ड क्या है? सेलेनियम वैसे देखो तो पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है केमिस्ट्री में। सेलेनियम, जर्मेनियम, इस तरह से वो है ना। सेलेनियम एक क्या है? एक सिंपल सा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है। और जानते हो जब ये लोग बना रहे थे तब ये किसका प्रोडक्ट था? QTP। HP वालों का नहीं था तब। HP वालों ने 2007-8 में खरीदा है इसे। पहले था ये किसका? मर्क्यूरी का। और मर्क्यूरी क्या था? फ्री नहीं था, पैसा लेता था। तब इन लोगों ने ना कंपटीशन में नाम क्या रखा? सेलेनियम। इन्होंने कंपटीशन में क्या नाम रखा? सेलेनियम। और इनके कंपटीशन में सेलेनियम नाम रखने के पीछे रीजन क्या था? ये था कि जैसे जनरली अगर कभी देखो, मरकरी एक टाइप का जहर है। ह्यूमन बॉडी के लिए जो पारा है या मरकरी है वो क्या है? एक टाइप का पॉइजन है। कभी किसी वजह से लोग जहर देने के नाम पे भी मरकरी देते रहे हैं। तो जब कभी किसी के बॉडी में पॉइजनस होता है मरकरी की वजह से, तो उस टाइम पे उसके क्योर में सेलेनियम का यूज होता है। इसलिए इन लोगों ने नाम प्रपोज किया क्या? सेलेनियम। तब इन लोगों ने टूल इसका नाम क्या रखा? सेलेनियम ID, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये शुरू पे टेस्टिंग करता था। ये सेलेनियम ID क्या था? ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल था, टेस्टिंग करता था, लेकिन सिर्फ किस पे? फायरफॉक्स पे, और किसी ब्राउज़र पे टेस्टिंग नहीं करता था। वो ज़माना ही दूसरा था। वो ज़माना वो था जब दुनिया में 90% लोग सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया करते। दुनिया में लोग क्या यूज़ करते थे? एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इनका जो टूल था यह उसी पे काम नहीं करता था, तो मार्केट में इनकी डिमांड कहाँ से होगी? इसीलिए इनकी कोई बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में नहीं थी। ठीक है। फिर इसके बाद 2006 के आसपास ये लोग नया टूल लेके आए हैं। यही टीम जो थी, और इन लोगों ने उसको अब नाम दिया है सेलेनियम RC वर्ड है रिमोट कंट्रोल। उन्होंने कहा, क्या कहा? सेलेनियम RC। और इस रिमोट कंट्रोल जब इस बार लेके आए 2006 में, ये जो नया टूल बनाए इसी को इस्तेमाल करके नया टूल इन्होंने बनाया। नाम क्या रखा? सेलेनियम RC। इसकी क्वालिटी क्या थी? मतलब समझ रहे हो? इसकी क्वालिटी ये थी कि आप इस टूल के सहारे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी टेस्टिंग कर सकते हो,
मोजिला फायरफॉक्स पे भी कर सकते हो, और तब तक एक ब्राउज़र और मार्केट में आ गया था, क्या, ओपेरा। ओपेरा पे भी टेस्टिंग कर सकते हो, सफारी पे भी कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो। और फिर से इन लोगों ने कहा कि हम क्या हैं, फ्री हैं, ओपन सोर्स हैं, हम एक भी पैसा चार्ज नहीं करें। आईडी जैसे इक्लिप्स भी एक आईडी है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सेलेनियम क्या है, आरसी 2006 में आया, फ्री आया, और ये कह के आया कि क्यूटीपी से ज़्यादा काम करेगा, हर ब्राउज़र पे चलेगा। लेकिन ये टूल भी एक तरह से मान के चलो क्या रहा, फ्लॉप ही रहा। ये टूल भी मार्केट में चल नहीं आया पाया। सोचो, एक टूल था, एक बंदे के पीछे 10 लाख रुपए मांग रहा था, एक टूल है फ्री दे रहा था, काम भी लगभग वही सारे वो भी कर रहा था और ये भी कर रहा था, बावजूद इसके ये टूल भी चल नहीं पाया। फिर उन्हीं लोगों में जो लोग सेलेनियम आरसी बनाए थे, उसी में से एक दो लोग फिर बाहर निकले, और वो लोग अब कहे कि ये टूल, वो लोग पकड़ लिए कि आखिर इस टूल में कमी क्या थी, और उस कमी को दूर करने के मतलब उस कमी के बारे में सोचा, तो इनको समझ में आया कि यार ये जो टूल बनाए हैं सेलेनियम आईडी बनने के बाद और आरसी बनने में बहुत समय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आईडी के ही कंसेप्ट को यूज करके क्या बनाया गया, आरसी बनाया गया। इसलिए आरसी क्या हो गया, जल्दी बन गया, दुनिया में यूज करने के लिए जल्दी दे दिया गया। लेकिन सेलेनियम आरसी क्या रहा, एक तरह से फ्लॉप रहा। और फिर जो लोग सेलेनियम आरसी के डेवलपमेंट बनाने वालों में थे, उन्हीं लोगों ने एक नए टूल के बारे में सोचा, उसको नाम दिया सेलेनियम वेब ड्राइवर। क्या नाम दिया, सेलेनियम वेब ड्राइवर। एक नया टूल जो सेलेनियम आरसी और आईडी के कंसेप्ट से बिल्कुल उलट था, लेकिन बनाने वाले वही थे, क्योंकि वो लोग जब बनाए तो उन्होंने अपनी कमियां समझी बाद में कि हमने क्या किया, और उनको ये भी समझ में आया कि सेलेनियम आरसी की कमियां दूर करना बहुत टेढ़ा काम है। उससे अच्छा कुछ नया सोच के हम लोग इसी नाम से कुछ नया टूल बनाते हैं। और तब उन लोगों ने 2009 में एक नया टूल मार्केट को दिया, क्या, सेलेनियम वेब ड्राइवर। पहले आते हैं टूलों के तो नए, जब कोई चीज़ आती बीटा वर्जन आते हैं, थोड़ा बहुत लोग तो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन लोग यूज़ करने लगे, जो कमियां उनको सेलेनियम आरसी में महसूस हो रही थी वो वेब ड्राइवर में नहीं थी। और ज़्यादा टाइम नहीं बीता, 2-3 साल 4 साल बीतते बीतते ये ऐसा, ये पहले समझो, पहले क्यूटीपी यहाँ था और सेलेनियम यहाँ था, लेकिन 3-4 साल जाते जाते पूरी कहानी पलट गई, क्योंकि सेलेनियम भी सारी क्वालिटी के साथ आया, उतना ही स्टेबल था, और प्लस दूसरी बात फ्री ऑफ कॉस्ट। और जानते हो क्वालिटी क्या थी, क्यूटीपी तब भी इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वो हर ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करता था। सेलेनियम वेब ड्राइवर बोला हम हर ब्राउज़र पे चलेंगे। किस पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चलेंगे, फायरफॉक्स पे भी चलेंगे, सफारी पे भी चलेंगे, ओपेरा पे भी चलेंगे, जिस पे चलाओ सब पे काम करेंगे। नंबर 1 बात। और क्यूटीपी कह रहा था हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अच्छे से चलेंगे, बाकियों पे दहने बात करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं चलता। तो बताओ कौन अच्छा हुआ, ये ना सेलेनियम। और क्यूटीपी बोला, क्यूटीपी कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, वीबी स्क्रिप्ट। क्यूटीपी जिस लैंग्वेज को यूज़ करता था उसका नाम क्या था, वीबी स्क्रिप्ट। तो अगर आपको क्यूटीपी यूज़ करनी है तो आपको वीबी स्क्रिप्ट सीखनी पड़ती थी। बिना वीबी स्क्रिप्ट सीखे आप क्यूटीपी पे काम नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने जैसे सीखा था। लेकिन जब सेलेनियम आया तो कहा हम बस एक ही टूल पे नहीं, हम एक ही लैंग्वेज पे नहीं काम करते। उसने कहा, सेलेनियम ने, हम 6 लैंग्वेजेस पे काम करेंगे। और क्या कहा उन्होंने, कहा जैसे कौन कौन सी थी वो, शुरू में जावा, सी शार्प, पर्ल, पाइथन, PHP और रूबी। ये 6 लैंग्वेज वो बोला, सेलेनियम वाले बोले इन 6 में से जो लैंग्वेज आती हो तुमको उसमें काम करो। तो बहुत बढ़िया हुआ कि नहीं। जैसे कोई बंदा है पहले से उसको जावा आती है, अब उसको सेलेनियम यूज़ करना है तो उसे लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको वीबी स्क्रिप्ट पे काम करना है तो उसे वीबी स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या है, किसी को जावा आती है, किसी को सी शार्प आती है, किसी को पाइथन आती है, तो जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में आप ऑटोमेशन
कर सकते हो, जबकि पहले क्या था, लैंग्वेज एक बैरियर था, भाई मजबूरी थी, यूटीपी चलाना है, ऑटोमेशन करना है तो वीबी स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। अब ये कहा कि जब कोई बात नहीं, आपको वीबी स्क्रिप्ट नहीं है, वीबी स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं, उसने कहा इन 6 में से जो लैंग्वेज आती है किसी पे भी काम कर सकते हो। तो इसका सपोर्ट ये बढ़िया है कि नहीं है, लैंग्वेजेस का सपोर्ट बढ़ा, और ब्राउज़र भी 6 लैंग्वेजेस भी, और 5 या 6 क्या ब्राउज़र भी। सोचो जब कोई फ्री में सारी चीज़ें दे दी, ठीक है, तो सीधी बात है यूटीपी का मार्केट क्या होना था, डाउन होना था। इसीलिए हम लोग भी उस टाइम पे समय के साथ ही क्या किए, चीज़ को भांप लिए थे, हम लोग भी अपना कैरियर पाथ क्या किए, चेंज कर दिए, यूटीपी छोड़े और किस में चले आए, सेलेनियम में आए, जावा सीखे और सेलेनियम पे काम करना शुरू किया 10-12 साल पहले, ठीक है। तब ये टूल आया सेलेनियम। आज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सेलेनियम वेब ड्राइवर। नहीं, ड्रॉबैक उसका चलो भी आगे एक आध 2 क्लास 3 क्लास बाद किसी दिन डिस्कस करेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या था। कुछ कोडिंग लेवल पे कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो गड़बड़ कर रहे थे। हाँ एकदम सीखा, जावा भी सीखा, जब देखा पाइथन भी सीखा, रूबी पे भी काम किया है, PHP पे नहीं किया है, C# पे किया है, और भी बहुत सी लैंग्वेज पे काम किया है। तो वो देखो कुछ ऐसा बहुत सीखना नहीं। देखो वीबी स्क्रिप्ट से जावा पे जाना थोड़ा सा क्या था, टफ था, क्योंकि वीबी स्क्रिप्ट बड़ी घटिया लैंग्वेज थी, सच्चाई है। और जावा बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी रूल वाली लैंग्वेज, तो हम लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करने में स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई। लेकिन हाँ फिर क्या हुआ, जावा पे भी काम कर लिया, इसके बाद फिर देखो सारी लैंग्वेज लगभग एक ही जैसी है घुमा फिरा के यार। तो हमें कोई भी एक नई लैंग्वेज पकड़ा दोगे, कहोगे इस पे काम करना है, 3 दिन बाद से इस पे ये काम करना है, तो करने लगेंगे, जाके देखेंगे, हमें पता है क्या क्या, भाई वही काम वो लैंग्वेज भी कर रही थी, वही काम ये भी करेगी, बस इसके अक्षर नाम थोड़े क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इधर उधर वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा टूल नहीं बना जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो? है भाई टूल, देखो अब आगे कुछ ऐसे भी टूल आ गए हैं, AI वाले टूल, अब जिनमें आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं करना है, इंग्लिश में ही लिखना है, वो इंग्लिश पढ़ के ही काम कर सकता है कुछ हद तक। अभी कहाँ बेकार हुआ हो गए हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जब आपको एक बेसिक आइडिया, और ये टूल क्या है, जब भी यूज़ करोगे ऑटोमेशन करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक लैंग्वेज, दूसरा टूल। एक बेसिक लैंग्वेज यूज करने भर की अब आपको क्या है, आ गई है, अब हमको देखना है टूल, और टूल का नाम क्या है, सेलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। सर वेब ड्राइवर का मतलब इंडिविजुअल मतलब क्या है? वेब देखो, वेब का मतलब क्या, ये है तो वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए। वेब एप्लीकेशन कौन होते हैं, जो ब्राउजर पे खुलते हैं ना, तो इसीलिए नाम इसने क्या रखा, वेब, वहाँ से उठाया। और ड्राइवर मतलब क्या, ऑटोमेशन करेगा तो उसे ड्राइव करेगा, चलाएगा ना, इसलिए नाम क्या रखा, सेलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। और ऐसा नहीं एक ही है, बहुत टूल है मार्केट में अब तो, बहुत से टूल ऐसे भी हैं जो सेलेनियम यूज करके बनाए गए। जैसे एक टूल है कैटलॉन, वो नया टूल है लेकिन अंदर किसका यूज करता है, सेलेनियम का। एक टूल और है, अरे वो वर्कडे टेस्ट करने में यूज होता है, देखो हम नाम भूल रहे हैं, वो भी अंदर किसका यूज करता है, सेलेनियम का। बहुत से ऐसे टूल हैं मार्केट में जो अंदर किसका यूज करते हैं, सेलेनियम, ठीक है।
ओह, ठीक है। तो आपको नेट पे यही सर्च करना है, सेलेनियम वेब ड्राइवर डाउनलोड। आप यहीं से इस टूल को डाउनलोड कर सकते हो। और ये आ गया ना, डाउनलोड्स पे क्या करो, क्लिक कर दो। ऑन है, अच्छा ये देखो आ गया कि नहीं। क्या किया हमने, सीधे सर्च किया सेलेनियम वेब ड्राइवर डाउनलोड, और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है देखो .NET, रूबी, जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट, 5 आ रहा है कि नहीं। तो अब बताओ तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है, जावा है, तो तुम लोग इसको डाउनलोड करो, इसे लिखा, ठीक है। चलो क्लिक करते हैं, देखें ये देख रहे हो 31 MB का एक टूल है ये, बिल्कुल यही तो था जब नया नया आया था, तब भी जब हम लोग QTP यूज़ कर रहे थे। सोचो हम लोग हमारा जो टूल था वो 4-5 GB का था, और उस टाइम पे जब सेलेनियम आया था तो ऐसे ही 20-25 MB का। हम लोग को कितना अंतर महसूस होता था कि कोई बताओ वो टूल 50 गुना ज़्यादा भारी। सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लैंग्वेज इस टाइम पे कौन सा? देखो जावा भी है, जावास्क्रिप्ट मार्केट में एक बहुत तेज़ी से अब आगे निकल रही है एक लैंग्वेज, कौन सी, जावास्क्रिप्ट। तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा देखो ये देखो पहली बात तो हम ऐसा देखो कंपनी ये अंतर नहीं करती। पहले तो ये देखना, अभी किसी कंपनी में मान लो पाइथन में ऑटोमेशन होगा या जावास्क्रिप्ट में होगा, वो जावा के बंदे को हायर कर लेंगे। उनको ये पता है कि लैंग्वेज सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जावा का बंदा आएगा 2-4, अगर जावा अच्छे से जानता होगा तो 10-5 दिन बिताएगा, वो पाइथन पे भी काम करना क्या करेगा, शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज क्या है ऑटोमेशन में, जावा ही है, ठीक है। यहीं से देखो डाउनलोड कर लिया हमने, यही है 31 MB का टूल। एक जिप फाइल मिली है ना, तो जानते हो क्या करना है आपको, इस जिप फाइल को अनजिप करना है। राइट क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट हियर करोगे, ऊपर है, यही होगा यार, 1 सेकंड। नहीं पहले जगह हो भी रहा है, किस फाइल, सेलेनियम जावा नाम से फाइल बननी चाहिए ना। रुको, अच्छा एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो, इस जिप फाइल को डाल लेते हैं एक नए फोल्डर, उसका नाम चलो सेल रख देते हैं। इसी के अंदर इसे क्या कर देते हैं, कॉपी करके पेस्ट, ये देखो यही है ना, और इसे राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट हियर करो, ये अच्छा यही है ना, तो भाई यही है, देखो तुम्हारा टूल, ये वहीं कुल ये था, ये है टूल, ये तो जिप फाइल है ना, जिसको हम क्या किए हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं, अनजिप किए हैं, इसको हम वहीं रख देते हैं। मान के चलो, सब छोड़ो, देख रहे हो, ऐसे तुम भी करना है, एक फोल्डर बनाना, उसके अंदर कॉपी पेस्ट करना उसको, जिप फाइल को, फिर अनजिप कर देना।
ये देख रहे हो, इसके अंदर कितनी फाइलें हैं टोटल? 86। यही 86 फाइलें हैं जो पूरा सेलेनियम है। दूसरी बात, एक टूल इक्लिप्स इंस्टॉल किया था, जावा इंस्टॉल किया था ना, इसको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, नेट से डाउनलोड करना है, एक फोल्डर में रखना है और क्या कर देना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यही सारी फाइलें मिलके ये टूल बनाती हैं। क्लियर है? अब कहोगे सर ये तो कर लिया, अब क्या करें? हमने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया और एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मेरा अगला काम है, बताओ यहीं करें यूज। जैसे ये कौन सा प्रोजेक्ट है, आधार प्रोजेक्ट। अगर हम सेलेनियम नाम के टूल को, जिसको हमने क्या किया है, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया है और जावा लैंग्वेज का तो कोड यहाँ लिख रहे हैं, हमें यहाँ यूज करना है, तो अब हमें देखो क्या करना होगा, राइट क्लिक, फिर देखो एक ऑप्शन यहाँ आ रहा होगा क्या, बिल्ड पाथ। क्या ऑप्शन आ रहा है, बिल्ड पाथ। फिर एक और ऑप्शन आ रहा है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। इस पे क्लिक करो। समझ में आया क्या करना है? आपको अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है और इसके बाद बिल्ड पाथ करना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करना है। इसके बाद आपको मिलेगा ये ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट। इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। साइड में देखो लाइब्रेरीज दिख रहा लाइब्रेरीज पे जाना। लाइब्रेरीज पे जाने के बाद तुमको दो चीज़ें दिख रही होंगी, मॉड्यूल पाथ और क्लास पाथ। तुमको इसी क्लास पाथ पे क्या करना है, क्लिक करना है। कर लोगे, फिर देखोगे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, या जब नहीं, जैसे क्लिक करोगे देखोगे यहाँ राइट साइड में ये सब दिखने लगे। इसी में एक ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऐड एक्सटर्नल जार्स। इस पे क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, ऐसे आ गया ना। अब यहाँ से तुम फोल्डर पे जा, कहाँ रखे हो तुम सेलेनियम टूल को, डाउनलोड्स के अंदर सेल नाम है। बस याद रखना, इसके अंदर वाले से जिप फाइल क्या कर देना, हटा देना। और ये जो दिख रही है ना, कंट्रोल ए करो, कर दिया, पूरा सेलेक्ट हो गया कि नहीं। और फिर ओपन बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। ये देखो सारे लोग यहाँ आ गए कि नहीं आ गए, ध्यान से देखो। पहले यहाँ कुछ नहीं था, आ गया कि नहीं आ गया। और अब कर दो क्या, अप्लाई, या फिर अप्लाई एंड क्लोज। अब इस आधार प्रोजेक्ट के इसके अंदर, किसके अंदर, आधार प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर सेलेनियम नाम का टूल आ चुका है। अब हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। चलो छोटा सा कुछ ऑटोमेशन करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं, क्या रखें, चलो सेलेनियम टेस्टिंग करके रख देते हैं। पब्लिक स्टैटिक क्या है, वाइड मेन है ना, इसे क्या कर दो, चेक कर दो, फिनिश करो, बन गया ना। अब यहाँ देखना ध्यान से सब लोग, क्या लिखा हमने, तो क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाने ना। न्यू जब लिखे तो समझ जाओ क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाने। और फिर लिखा हमने क्रोम ड्राइवर, लिखा कि नहीं लिखा। फिर क्या किया, ब्रैकेट बंद, पैरेंथेसिस लगाए, अरे सॉरी, न्यू क्रोम ड्राइवर। एरर दे रहा है ना। देखो तुम्हें पता है ना, अगर कोई क्लास तुम्हारे पैकेज की नहीं है, किसी और की है, तो हमेशा उसे इंपोर्ट करना पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी कर्सर ले जाओ, या इंपोर्ट करने के लिए देना चाहिए। देखो हाँ, दे तो रहा है ना। देखो क्या दे रहा है, इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर। ये क्या किया हमने, अभी तुम नहीं जानते क्रोम ड्राइवर क्या है, लेकिन हम तुम देख के, कोई एक आदमी जो जावा जानता है वो कह देगा देख के कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्रोम ड्राइवर एक क्लास है, उसी का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट
न्यू करके किसका नाम लिखते हो? क्लास का ही ना। एक बंदा जो बेसिक जावा जानता है वो देख के पकड़ लेगा ये बात कि यार यहाँ क्या कर रहे हैं लाइन नंबर 7 में ये लोग क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहीं आगे यूज करना हो तो क्या करते हो? स्टोर करते हो। चलो एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं? एरर दे रहा है, क्यों भाई? क्योंकि एक वेरिएबल का तुम्हें टाइप बताना पड़ता है ना, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो लिख दें यहाँ पे इंट। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी का नाम लिखते हो ना। अच्छा ये बताओ, ड्राइवर के अंदर क्या है? ड्राइवर के पास क्या है? यहाँ फिर से वही लिखे क्या कि भैया यहाँ क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है ऑब्जेक्ट, स्टोर, वो भी ऑब्जेक्ट का क्या? एड्रेस। और यहाँ क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? क्रिएट। किस किस क्लास का? ड्राइवर क्लास। बोलो भाई, गलत लिखे हैं? यही हो रहा है ना, इतना तो जानते ही हो अब आप देख के। अच्छा ये बताओ, ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है? क्रोम ड्राइवर का। तो अगर ड्राइवर डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? क्रोम ड्राइवर। भाई जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा डॉट लगाओगे उसी का मेथड आएगा कि दूसरे का आएगा? अभी तक एसटी आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, डॉट लगाते थे, तो किसके वेरिएबल किसके मेथड पाते थे? एसटी आधार के ना, दूसरे के थोड़ी ना पाओगे। वैसे ही सेम यहाँ है, जब क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के स्टोर किए हो, अब ड्राइवर डॉट करोगे तो क्रोम ड्राइवर क्लास के सारे स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल सब तुमको मिलेंगे। और देखो ढेर सारी चीज मिल रही है कि नहीं? ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक मेथड। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है पहले बताओ मैं। ये क्लोज क्या है? मेथड है कि वेरिएबल? मेथड, क्योंकि आगे क्या लगा है? ये। और कैसे मेथड है ये? नॉन स्टैटिक। स्टैटिक होते तो ऊपर क्या लिखा होता है? कौन? क्यों भाई, इसका दिमाग खराब है? नहीं, बदतमीजी मत करो क्लास में यार, डिस्टर्ब होता है ना। ड्राइवर डॉट क्या है? बिल्डर। ये भी एक मेथड है, लेकिन ये मेथड कैसा है? एस लिखा है ना, ये स्टैटिक है। लेकिन ये जो मेथड दिख रहे हैं ये भी सारे मेथड ही हैं, लेकिन ये क्या है? नॉन स्टैटिक। अच्छा ये कैसा? ये क्या है? IS अंडरस्कोर क्रोमियम अंडरस्कोर ब्राउजर, ये भी मेथड है। कैसा मेथड है ये? मेथड नहीं है। देखो पैरेंथेसिस नहीं है, ये मेथड नहीं है। और एस लिखा है, ये वेरिएबल है। जिसके आगे पैरेंथेसिस नहीं होते वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। और वो भी कैसा वेरिएबल है? ये सब दिखता है, यहीं से देख के पता चलता है। एफ भी लिखा है। एफ अभी आप लोगों को बताया नहीं गया है, एफ आगे बताया जाएगा। एफ होता है फाइनल। ठीक है, बिल्कुल। ये देखो इतनी चीजें दिख रही हैं आपको, ये सब क्या है? उसके मेथड्स और वेरिएबल्स की लिस्ट है जो जो उसके पास अवेलेबल है। किसके पास अवेलेबल है? क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास के पास। और इसी का एक मेथड देखो हम कॉल करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? क्या है नाम मेथड का? सबसे पहला मेथड देखो ऊपर क्या लिखा है? गेट। क्या ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं? मांग रहा है ना। देखो गेट क्या लिखा है? स्ट्रिंग URL। वो कह रहा है कि हमको जो एप्लीकेशन तुमको टेस्ट करना है उसका URL बताओ। जैसे मान लो अगर हमें फेसबुक करना हो तो फेसबुक का हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? URL। जरूरी नहीं है, इतना भी लिख दोगे तो खुल जाएगा। वैसे www भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी जैसे हम मेन मेथड रन करते थे ना, वैसे हम यहाँ पे क्या किए? रन बटन पे क्या किए? क्लिक किए, कुछ हुआ? देखो ब्राउजर अपने आप खुला कि नहीं खुला? हम थोड़ी खोल रहे हैं। फेसबुक ओपन हुआ या नहीं? किसकी वजह से? इस 2 लाइन के कोड की वजह से। मतलब अब वो काम जो हम अगर वही कहते हैं एक मैनुअल टेस्टर से कि फेसबुक खोलो, तो वो क्या करता? पहले जाता डबल क्लिक करके ब्राउजर लॉन्च करता, फिर वहाँ टाइप करता है, तब करता ना। उससे 10 बार कहते तो 10 बार यही काम दोहराता कि नहीं? और अब हमें 10 बार ये काम करना, कुछ नहीं करना, बस
चला देंगे, फेसबुक ओपन हो जाएगा। और अगर हम यहीं फेसबुक की जगह लिख दें क्या, amazon.com, बिल्कुल देखो, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। ये बता रहा है कि जो ये खोले हो क्रोम, ये तुम एक आदमी नहीं ओपन किया है, इसे एक ऑटोमेशन टूल ने ओपन किया। सच्चाई भी तो है, किसने ओपन किया है? सेलेनियम ने ना। अगर यही क्रोम हम जाके अपने हाथ से खोलें, ये देखो उसमें ये सब नहीं लिखा रहेगा, इसमें ये सब लिखा है नहीं लिखा है। क्लिक करो, कुछ नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि इसे कौन खोल रहा है? एक मैनुअली एक इंसान खोल रहा है। लेकिन इसको कौन खोला? इसको खोला सेलेनियम ने। इसीलिए देखो लिखा है क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर, कि मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग करने वाले किसी सॉफ्टवेयर ने, किसी टूल ने इस क्रोम को और इसको इसमें फेसबुक को क्या किया है? ओपन किया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इतने पे रोकते हैं। अब आप लोग जरा आज ये फटाफट करिए।